जब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं भी बहुजन समाज पार्टी का एक परम भक्त हूँ। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है बहन जी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है। वह विचारधारा जिसके भीतर समतामूलक समाज की स्थापना का सपना सजोया हुआ है। आपने अगर आजाद समाज पार्टी का गठन किया है तो बहुजन समाज पार्टी के भीतर आपने कुछ बुराइयां देखी होंगी, कुछ कमियां देखी होंगी। तो वो कौन सी कमियां हैं, पहले तो आप इन बातों को, इन कमियों को गिनाइए। फिर दूसरी बात यह है कि उन कमियों को आप अपनी पार्टी में स्थान नहीं देते हैं, यानी कि वो कमियां आपकी पार्टी में नहीं होंगी। इसका आप जो है क्या प्रावधान करते हैं या इसकी क्या गारंटी देते हैं, यह भी बहुजन समाज के लोगों को आपको बताना चाहिए। केवल इतनी सी बात है। आप जिस दिन ये बात बता देंगे, आप पाएंगे कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है आजाद समाज पार्टी का जो है परम भक्त है और उसके लिए लगातार उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी के संविधान में कहीं पर भी यह लिखा होगा कि बसपा सुप्रीमो या बसपा अध्यक्ष को कभी भी अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार है। अगर ऐसा उत्तराधिकारी मतलब कि जो त्याग, समर्पण और बलिदान मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने करके दिखाया था, अब यह जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर थी कि वो भी यदि वास्तव में मान्यवर साहेब कांसीराम जी का उत्तराधिकार लेना चाहती हैं या उसकी जिम्मेदारी मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने उनके कंधों पर डाली, तो उनको भी समाज के लिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने त्याग, समर्पण, बलिदान किया, अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया, सारा सुख चैन पार्टी के पीछे बहुजन समाज के लोगों के लिए लगा दिया, उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को भी केवल और केवल त्याग, समर्पण, बलिदान ही दिखाना चाहिए था। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषणा जो की है उसको लेकर। तो सबसे पहले सभी साथियों को जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो अब बहुजन समाज पार्टी से निराश हैं, हताश हैं, जो बहन जी से निराश हैं, हताश हैं, या जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थक हैं या वे जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थक नहीं हैं, सभी लोगों से सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि मैं कभी भी कोई बात कहता हूं तो वो केवल और केवल बहुजन समाज के हितों पर दूरदृष्टि रखते हुए ही अपनी बात कहता हूं। और मैं कभी भी यह नहीं कहता हूं कि मेरी बात जो है अंतिम है, मेरी बात के बाद कोई बात शेष रह ही नहीं जाती है, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी भी बहुजन समाज के लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जितनी भी रिसर्च की, तो उस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए जितना भी मेरा अपना अध्ययन है उसको करते हुए और थोड़ी सी जितनी भी अधिक मेरे पास दूरदृष्टि है, दूर की सोच है, उसको जानते हुए देखते हुए मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो इसलिए जो है आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन किसी भी नेता से यदि आपका राग है, आपकी आसक्ति है, यदि आपके भीतर किसी भी नेता के प्रति भक्ति भाव है, यदि आप किसी भी नेता के अंदर अपना हीरो देखते हैं, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है। क्योंकि जब मुझे कोई भी बात अच्छी लगेगी तो उस अच्छी लगने वाली बात के विरोध में या उसके विपरीत कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो वह व्यक्ति भी मुझे बुरा ही लगेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने दुख का एक कारण बताते हुए यही भी कहा कि पियहि विपयोगो दुखा अप्यहि संपयोगो दुखा, यानी कि प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है और अप्रिय जनों का मिलना, उनसे मुलाकात होना भी दुख है। इसीलिए मैंने यह बात कही है ताकि आप लोग जो है समता की दृष्टि को प्राप्त हो। अब बात की शुरुआत करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहन कुमारी मायावती जी क्या हैं। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि वीडियो को लोग देखते नहीं हैं, या तो थंबनेल को देखकर ही वह आइडिया लगाते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है और थंबनेल को देखने के बाद ही वीडियो को खोलते नहीं हैं। और जिन्होंने वीडियो खोल भी लिया तो 1 या 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद जो है वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप बात की गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं, बात को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही गहरी बात मैं करने जा रहा हूं और आप सभी लोगों के विचार कमेंट्स के माध्यम से उसमें आमंत्रित भी हैं। तो
जब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जब हम बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की, जब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो सभी का जो है अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। जब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं भी बहुजन समाज पार्टी का एक परम भक्त हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है बहन जी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, वह विचारधारा जिसके भीतर समतामूलक समाज की स्थापना का सपना सजोया हुआ है, उस सपने की बात करती है बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की पार्टी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस पार्टी को, हालांकि मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना त्याग, समर्पण, बलिदान, अपने जीवन का सारा सुख इस पार्टी को खड़ा करने में लगा दिया, तो एक तरह से यह कह सकते थे कि ये मान्यवर साहेब कांशीराम जी की पार्टी है। और ऐसा उन्होंने जो है, हालांकि यही प्रश्न जो है तथागत बुद्ध के सामने भी, आनंद जो उनका परम शिष्य था, लगातार उनके साथ में रहता था, उसने भी भगवान बुद्ध के मरने से पहले यह प्रश्न, यह समस्या रखी कि तथागत कृपया आप संघ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि धर्म का कोई उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता, धर्म तो शाश्वत है, धर्म सनातन है, धर्म सार्वजनीन है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। जो भी इसको इस्तेमाल करेगा, जो भी इसको धारण करेगा, यह उसका हो जाएगा। इसी तरह से अगर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने अपने सर्वस्व को न्यौछावर करते हुए की, तो ये एक तरह से उनकी अपनी निजी संपत्ति हो सकती थी। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उन्होंने इसका नामकरण किया बहुजन समाज पार्टी, यानी कि यह बहुजन समाज के लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। दूसरी बात यह है कि जिस भारतीय व्यवस्था में हम निवास करते हैं, उस भारत का संविधान जहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि निजी हित को, निजित्व को कहीं भी कोई स्थान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निजी बातों की, निजी अधिकारों की, यानी कि निजी संपत्ति की बात करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी सामाजिक हो ही नहीं सकता। चलिए, दूसरी बात यह है कि अगर मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बहुजन समाज के लोगों के लिए यह पार्टी बनाई, तो उनको चाहिए था कि इसको लोकतांत्रिक स्वरूप देते, यानी कि बहुजन समाज के लोगों को भी उसमें फैसला लेने के लिए आमंत्रित करते, या फिर उसमें इस तरह की कोई प्रक्रिया को अपनाया जाता जिस तरह से कि वहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व वहाँ पे होता। लेकिन फिर भी मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने अपने मरने से पहले बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये बात जो है ध्यान देने योग्य है कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, पार्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अपना उत्तराधिकारी मतलब कि जो त्याग, समर्पण और बलिदान मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने करके दिखाया था, अब यह जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर थी कि वो भी यदि वास्तव में मान्यवर साहेब कांशीराम जी का उत्तराधिकार लेना चाहती हैं, या उसकी जिम्मेदारी मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने उनके कंधों पर डाली, तो उनको भी समाज के लिए उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने त्याग, समर्पण, बलिदान किया, अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया, सारा सुख चैन पार्टी के पीछे बहुजन समाज के लोगों के लिए लगा दिया, उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को भी केवल और केवल त्याग, समर्पण, बलिदान ही दिखाना चाहिए था। फिर अभी अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में हुआ यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नहीं, बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। इस तरीके से एक बात तो यह स्पष्ट हो गई है कि जिस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वहां पर जो है सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ कार्यकर्ता, जिसको यह मालूम है कि वह भी किसी दिन अगर इस पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करता है, तो वह भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, इस पार्टी का सुप्रीम कमांडर बन सकता है, इस पार्टी के बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। अगर उसको यह बात मालूम होती है और ऐसी प्रक्रिया उस पार्टी के भीतर, ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो वह उस
कार्यकर्ता के लिए मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है। और वह जब यह जानता हो और जिस पार्टी में ऐसी व्यवस्था हो तो निसंदेह कार्यकर्ता कभी टूटेगा नहीं। वह अपना दिन रात लगाकर उस पार्टी के लिए मेहनत करेगा। हो सकता है कि वह उस पार्टी का अध्यक्ष ना बने, लेकिन और बहुत सारे तमाम पद हैं, वहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस पार्टी में होती है, वहाँ तो हर एक कार्यकर्ता के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारा मोटिवेशन है। लेकिन जब ये पता हो कि उसको पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी, एड़ियाँ घिसने के बाद भी वह पद कभी भी नहीं मिल सकता, वह उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता। अगर कभी प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो वह तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि उस पार्टी में तो उत्तराधिकार की बात चलती है और जो उसका अध्यक्ष जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहेगा उसको वह उत्तराधिकारी बना सकता है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी आज सफलता क्यों नहीं हासिल कर पा रही है, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार क्यों गिरता जा रहा है, इस पर चिंतन करने की बजाय, इस पर मनन करने की बजाय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि समाज के अधिकांश हिस्से को, समाज के अधिकांश लोगों को नागवार गुजरा। लेकिन जो लोग भक्ति भाव से भरे हुए हैं, जो लोग नायक पूजा में लगे हुए हैं, जो बहन कुमारी मायावती को, जैसे हमने बाबा साहेब को एक मसीहा के रूप में देखा, मान्यवर साहेब कांसीराम जी को एक मसीहा के रूप में देखा, बहन कुमारी मायावती जी को भी ऐसे ही एक मसीहा के रूप में देखते हैं। तो उनके लिए जो है, उनका हर एक डिसीजन जो है सर माथे, मेरे भी सर माथे है, लेकिन उसकी जांच करने का, उसकी परख करने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं बहन जी के पास कभी टिकट मांगने नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं समाज के लिए काम करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो नेता है, जिसके लिए मैं जो है समाज में जाकर काम करता हूँ, हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे सामाजिक काम कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक काम कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ जाता है। अब बात यह है कि आकाश आनंद जी को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करना या उनको जो है बड़े से बड़े पद पर आसीन करना, ये सही है या गलत है? क्या ये परिवारवाद है? तो साथियों, इसका सीधा सा उत्तर हर कोई जानता है। जो भी राजनीति का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है वह जानता है कि परिवारवाद क्या होता है। परिवारवाद वो होता है जहां मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरी संपत्ति का अधिकारी बनने की योग्यता नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैं वह संपत्ति अपने उस परिवार के सदस्य को ही दूं, तो वह होता है परिवारवाद। लेकिन जहां मेरे परिवार का कोई सदस्य यदि वह योग्यता रखता है कि उसे ही वह संपत्ति मिलनी चाहिए, तो यदि उसको वह संपत्ति दी जाती है तो वह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। इसी प्रकार से अगर हम योग्यता की बात करें तो तमाम समाज जो है खुले तौर पर उस प्रक्रिया में आना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जब यह बात तय करनी हो कि बसपा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उस समय जो है पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। चलिए, पूरे समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वोटर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक संगठन है, संगठन का संविधान है, उसमें एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आप जो है अध्यक्ष को चुनेंगे, किस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी के संविधान में कहीं पर भी यह लिखा होगा कि बसपा सुप्रीमो या बसपा अध्यक्ष को कभी भी अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार है। अगर ऐसा कहीं पर भी नहीं है तो पहली बात तो ये पार्टी के संविधान के विरुद्ध बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आकाश आनंद जी के भीतर ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर उनको पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और बाकी लोगों को उस अधिकार से वंचित किया गया। मैंने आकाश आनंद जी के बहुत सारे भाषण सुने, दिल्ली में बहुत सारी उनकी सभाएं अटेंड करी, लगभग 20 के आसपास सभाएं मैं खुद अटेंड कर चुका था, लेकिन 20 सभाओं में इंट्रोड्यूस करना भी नहीं आ रहा था। जबकि यह कोई भी, अगर मैं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे को इंट्रोडक्शन लिख कर दे दूं तो वो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में ही वह इंट्रोडक्शन याद कर लेगा और उसके बाद वह फ्लुएंटली जो है उस इंट्रोडक्शन को बोल सकता है। जो इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है अपने महापुरुषों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, यह सब जो है आकाश आनंद जी नहीं कर पा रहे थे। पढ़कर बोलने के बाद भी तमाम वीडियोस जो है उपलब्ध हैं, जबकि यह दावा किया जा रहा है कि आकाश आनंद जी लंदन से पढ़ाई कर कर आए हैं। अब लंदन से पढ़ाई कर कर आए हैं तो योग्यता का चरम उन्होंने छूना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।
अगर उन्होंने योग्यता का चरम छुआ होता तो इंट्रोडक्शन को याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। खैर, ये तो बात रही। दूसरी एक और हमने वीडियो देखा जहाँ पर कोई पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है कि भीम आर्मी को आप कैसे देखते हैं। तो जवाब में कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर। जो आपने वीडियो देखा होगा वहाँ से आपको पता लगा होगा कि आकाश आनंद जी के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक परिपक्वता, कोई राजनीतिक योग्यता नहीं है, बल्कि एक घृणा, एक द्वेष, एक ईर्ष्या का भाव उनके भीतर जो है व्याप्त है। खैर, जब बहन कुमारी मायावती जी को यह बात सोचनी चाहिए, उन्हें अपने भीतर से त्याग समर्पण दान को लगाना चाहिए, निकालना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकाल रही हैं, नहीं लगा रही हैं, तब बहुजन समाज क्या करे। बहुत भारी संकट में जो है आज बहुजन समाज फंस गया है। उसका अपना कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, अपना कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है जिसको आगे जिसको वह मान कर वोट कर सके, राजनीतिक सत्ता का ख्वाब दे सके। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण को हमें वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, चंद्रशेखर जी की पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं चंद्रशेखर जी का नाम लेकर बार बार उनके खिलाफ बात करता हूं। देखिए, मुझे जो है किसी के खिलाफ कोई बात करने का कोई अधिकार नहीं है, ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन जांच परख तो करनी ही चाहिए। अगर मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की बात करूं, उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए, जरूरत भी है। जिस प्रकार से एक हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज के लोगों की पार्टी, उसका नेता जब तानाशाह बन जाए और वहाँ जो है नायक पूजा को बढ़ चढ़कर स्थान दिया जाने लगे और वहाँ पर बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार और शोषण लगातार होने लगे, लेकिन उसके लिए कोई भी उपचार उपलब्ध ना हो या पार्टी जो है उसके लिए कोई भी उपचार उपलब्ध ना करा सके, तब तो यह सोचना ही पड़ता है कि कोई दूसरी पार्टी हो तो उसको वोट किया जाए। तो ऐसे में चंद्रशेखर रावण जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत स्वागत योग्य डिसीजन है, मैं बिल्कुल जो है इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन स्वागत करने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा, यह पूछना पड़ेगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से कि भाई आप ये बताइए कि आपने बहुजन समाज पार्टी के होते हुए आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये कि आपने अगर आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया है तो बहुजन समाज पार्टी के भीतर आपने कुछ बुराइयां देखी होंगी, कुछ कमियां देखी होंगी, तो वो कौन सी कमियां हैं, पहले तो आप इन कमियों को गिनाइए। फिर दूसरी बात यह है कि उन कमियों को आप अपनी पार्टी में स्थान नहीं देते हैं, यानी कि वो कमियां आपकी पार्टी में नहीं होंगी, इसका आप जो है क्या प्रावधान करते हैं या इसकी क्या गारंटी देते हैं, यह भी बहुजन समाज के लोगों को आपको बताना चाहिए। केवल इतनी सी बात है, आप जिस दिन ये बात बता देंगे आप पाएंगे कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है आज़ाद समाज पार्टी का जो है परम भक्त है और उसके लिए लगातार उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा है। अभी हमारी एक मजबूरी है और ये मजबूरी तब तक है जब तक कि बहुजन समाज के लोग जो है बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स ने जो है गरीबों को उनके शोषण से मुक्त कराने के लिए, अत्याचार से मुक्त कराने के लिए एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को गरीबों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था, अच्छी तरह समझना चाहिए था और उसको पढ़कर समझकर इकट्ठे हो जाना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उस सिद्धांत को उन गरीबों ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, बल्कि उस सिद्धांत को उन लोगों ने पढ़ा जिनके खिलाफ वो सिद्धांत दिया गया था और उन्होंने अच्छी तरह से समझा और आज तक उन लोगों ने उस सिद्धांत को पढ़कर जिन लोगों के लिए वह सिद्धांत दिया गया था यानी गरीबों को राजनीतिक सत्ता से बहुत दूर रखा है। तो यह बात बहुजन समाज के लोगों पर भी लागू होती है। बहुजन समाज के लोगों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानव साहब कांसीराम जी ने एक ऐसी ही दवा का आविष्कार किया और उस दवा को जो बहुजन समाज के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दी। बाबा साहब ने कहा कि नायक पूजा मत करना, नायक पूजा तानाशाह को जन्म देती है। ये बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बता दिया, लेकिन हम लोग जो है अब भी जो है जय जयकारे लगाते हैं और नायक पूजा में ही फंसे हैं, हीरोइज्म में फंसे हुए हैं। और हीरोइज्म के कारण जो है कभी हम जो है कभी भी किसी को भी जिसने भी जय भीम का नाम लिया उसके पीछे हो लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं देखता हूं, बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन मोटी बात है इसी प्रकार से जो दवा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और कांसीराम जी ने बहुजन समाज के लिए तैयार की थी, उसको किसने पिया? आज भी हम देखते हैं कि एक प्रबुद्ध वर्ग जो है तैयार हो गया है और लगातार वही उस दवा का सेवन कर रहा है और वह जो अन्य सामान्य बहुजन वर्ग है उसको तो पास भी नहीं भटकने देता है।
अभी हमने देखा है कि ऐसे ही एक IAS IPS प्रोफेसर्स की लॉबी बन गई है, जो कि जब उनके ऊपर कभी अत्याचार होता है तो एक दूसरे की हेल्प के लिए वो कूद कर पड़ते हैं, लेकिन वहीं बहुजन समाज के कोई सामान्य व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो उसके लिए वो जानबूझकर नहीं बोलते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि नीलम बौद्ध और भुजंटानी जी और रमेश जी और संतोष जी, ये जो बहुजन समाज के पत्रकार जो कि बहुजन समाज की रक्षा में दिन रात काम कर रहे थे, उनको गोरखपुर जेल में योगी जी के इशारे पर झूठा मुकदमा लगाकर लगातार 22 दिन तक कैद रखा गया और 22 दिन के बाद उनको जमानत मिली। लेकिन इस बात की रिपोर्टिंग प्रोफेसर रतन लाल जी ने भी की और एक और नीरज पटेल जी हैं, उन्होंने भी की, लेकिन जानबूझकर अच्छी तरह से सोच समझकर उन्होंने जो है नीलम बौद्ध जी का या अन्य पत्रकारों का कहीं पर जिक्र तक नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो लॉबी बन गई है, ये लॉबी चाहती है कि बस ये आपस में ही नेता बने, ये आपस में ही जो है राजनीति करें और बहुजन समाज का कोई सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, उसको कहीं पर भी कोई स्थान ना मिले। हालांकि मैं ये बातें जो है ये आवाज़ लगातार उठाता रहता हूँ, लेकिन ये हम ही लोग हैं जो इन लोगों को लगातार हीरो बनाते हैं। हम ही लोग हैं, जैसे ही लक्ष्मण यादव के ऊपर गाज गिरती है तो तमाम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है पोस्ट करते हैं और उनके लिए आवाज़ करेंगे, उनके लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और यही लोग जो हैं जब नेता बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, तो आपको सत्ता से उतना दूर रखेंगे ताकि आप वहाँ फटक भी ना सको। तो साथियों, ये समझने वाली बातें हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं रतनलाल जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मण यादव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना कर रहा हूँ। मैं आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इनका बुरा हो जाए, मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूँ कि ये जागरूक हो जाएं। ये लोग जो हैं बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। ये लोग अगर चाहें तो इस समाज का भला हो सकता है, अगर ये लोग चाहें तो इस समाज का बुरा भी हो सकता है। तो अब सोचना ये है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। अब तक जो दिखाई दिया है, मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगता है कि ये लोग जो है समाज का कहीं पर भी हित चाहते होंगे। तो साथियों, और भी बातें हैं, लगातार करते रहेंगे बातें जो है। तो इस वीडियो में इतना ही है और उत्तराधिकारी इसलिए है ताकि जो बसपा का जो किया कराया है उसका लाभ आकाश आनंद जी को मिल जाए। हालांकि कुछ जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं अच्छी हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं कि कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लीग से अलग हटकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, क्योंकि हम लोग कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। अगर बहन जी के हाथ में उस पार्टी की कमान है और वे सब कुछ कर सकती हैं और उनके साथ में एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप है, ऐसे लोगों का वर्ग है जो उनकी चापलूसी में, उनकी हीरोइज्म, उनको नायक बनाने में लगातार लगा हुआ है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम पार्टी कमान अपने हाथ में ले सकते हैं, हम पार्टी के भीतर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि ये डिसीजन भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आप लिया है, पार्टी के पदाधिकारी उसमें शामिल नहीं होंगे। और बहन जी की तानाशाही के किस्से मैंने तो बहुत सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। जितना जल्दी हो सके हमें चाहिए कि हम बहन जी की जो भक्ति है उससे बाहर निकलें। थोड़ा सा हम जो है बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करें ताकि बहन कुमारी मायावती जी इस समाज की पीड़ा को समझने का काम करें और ये भी समझने का काम करें कि किस प्रकार से जो है इस समाज की पीड़ा का अंत किया जा सकता है, किस प्रकार से बहुजन समाज सत्ता में आ सकता है। जय भीम, नमो साथियों।